और चलिए हेडलाइंस के बाद 9 सेकंड न्यूज में संसद के मॉनसून सत्र में हुए हंगामे से जुड़ी कुछ और अहम खबरों की सबसे पहले बात करते हैं। मोदी सरकार के खिलाफ आज संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाने की विपक्ष की तैयारी। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने जानकारी दी। मणिपुर के मामले पर सुबह 10 बजे विपक्षी दलों की बैठक। मीटिंग में अविश्वास प्रस्ताव लाने की रणनीति पर होगा मंथन। कांग्रेस करेगी विपक्ष की अगुवाई। सुबह 10:30 बजे कांग्रेस सांसदों की अहम बैठक। कांग्रेस ने लोकसभा सांसदों के लिए जारी किया व्हिप। संसद में मौजूद रहने के निर्देश। अमित शाह बोले सरकार मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार। दोनों सदनों के विपक्ष के नेताओं को चिट्ठी लिखकर दी गई जानकारी। विपक्ष से सहयोग की भी अपील की। मणिपुर मामले पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान। विपक्ष चर्चा से भाग रहा है क्योंकि वो जानते हैं उंगलियां उनकी तरफ उठने वाली हैं। सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान पर किया पलटवार। बोले विपक्ष चर्चा से नहीं भाग रहा। हम चाहते हैं कि चर्चा दिन भर हो, लेकिन सरकार 2 घंटे में समेटना चाहती है। कांग्रेस का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला। कहा पीएम ने खुद स्वीकार किया कि मणिपुर में जो हुआ वो शर्मनाक। यदि वो ऐसा मानते हैं तो सदन में बयान क्यों नहीं देते। कभी भी संसद में पेश हो सकता है दिल्ली पर अध्यादेश वाला बिल। सूत्रों के मुताबिक मोदी कैबिनेट ने दी ट्रांसफर पोस्टिंग वाले अध्यादेश को मंजूरी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के निलंबन। घमासान पर इस पर बरकरार। उपाध्यक्ष के फैसले के खिलाफ संसद परिसर में विपक्षी दलों के सांसदों का जारी है धरना। मणिपुर के मुद्दे को लेकर कांग्रेस का सरकार पर हमला। कहा पीएम मोदी को अमेरिकी संसद में बोलने के लिए समय है, लेकिन मणिपुर के लिए कोई शब्द नहीं। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा झूठी सहानुभूति के लिए विपक्ष उठा रहा है मणिपुर का मुद्दा। सही मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। नॉर्थ ईस्ट से आने वाले कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई एबीपी न्यूज से बोले अब ये आग मणिपुर तक सीमित नहीं है, बल्कि मेघालय और असम तक पहुंच चुकी है। बीजेपी विधायकों को मारा जा रहा है। सांसद संजय सिंह के निलंबन पर भड़के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले धनखड़ साहब ने खुद फैसला नहीं लिया। पीयूष गोयल के इशारे पर कार्रवाई हुई। 9 सेकंड न्यूज में अब एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस के बीच मचे सियासी संग्राम से जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर प्रहार। बोले इंडिया नाम रखने से कुछ नहीं होगा। इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा ही है और इंडियन मुजाहिदीन पीएफआई में भी इंडिया आता है। मोदी के वार पर दिल मिलाए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले हम मणिपुर की बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री सदन के बाहर इंडिया को ईस्ट इंडिया कंपनी बोल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव बोले संविधान में लिखा है भारत यानी कि इंडिया। विरोध में बोलने वालों पर देशद्रोह का मामला बनता है। इंडिया नाम की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन से करने पर भड़की कांग्रेस। बोली पीएम मोदी का यह बयान शर्मनाक है। हम लोकतंत्र के जिंदा शहीद हैं। विपक्ष के इंडिया नाम पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान। कहा गठबंधन को इंडिया नाम देकर देश की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की नेता वसुंधरा राजे बोली नाम बदलने से कारनामे नहीं बदल जाते। आपकी नीयत और नीति से जनता वाकिफ है। मुख्यमंत्री योगी के ट्वीट पर कांग्रेस का पलटवार। पवन खेड़ा बोले अजय सिंह बिष्ट बन गए योगी आदित्यनाथ। योगी ने कहा था कौवा अपना नाम हंस रख ले तो भी मोदी नहीं चुनेगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लिखा क्या खुद को इंडिया बुलाना विपक्ष की इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया की अहंकारी मानसिकता को नहीं दर्शाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडिया नाम वाले बयान पर ममता बनर्जी का तंज। कहा कि शुक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, लगता है उन्हें भी ये नाम पसंद आया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लिखा राहुल गांधी देश के हितों के खिलाफ काम करते हैं। पीएफआई इंडियन मुजाहिदीन की तरह भारत का दुरुपयोग करके लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। जेपी नड्डा ने बार बार फेल रहे बच्चे का उदाहरण देकर इंडिया नाम पर कसा तंज। कहा यह धारणा बदलने के लिए नाम बदलने जैसा है। प्रियंका गांधी बोली कि इंडिया गठबंधन के मूल में संविधान की भावना है और राजनीति के चलते पीएम ने अपनाया नकारात्मक रूप। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में देखते हैं वाराणसी के ज्ञान वापी के सर्वे से जुड़ी अहम खबरें। इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा ज्ञान वापी के सर्वे का मुद्दा। मुस्लिम पक्ष की आपत्ति पर आज भी सुनवाई होगी। याचिका में वाराणसी जिला जज के सर्वे के आदेश को रद्द करने की मांग।
ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर का दावा, वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले का आधार मजबूत है, इसलिए सर्वे पर रोक नहीं लगाई जा सकती। करणी सेना ने मस्जिदों को तोड़कर मंदिर बनाने की कही बात। करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बोले, जो काम पहले राम भक्तों ने किया वो काम अब करणी सेना करेगी। ज्ञानवापी मामले पर समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन का दावा, कहा 2024 में होने वाले चुनाव की वजह से ही ज्ञानवापी के मुद्दे को लाया गया है। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में अब बात मणिपुर में चल रही हिंसा से जुड़ी बड़ी खबरों की। कोलकाता में मणिपुर महिला बदसलूकी मामले के खिलाफ कांग्रेस के लोग सड़कों पर उतरे। राजभवन के बाहर किया प्रदर्शन, मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग। आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा ने फिर उठाई मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की मांग, कहा आवाज उठाने वालों को डराया जा रहा है। मणिपुर के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया चंडीगढ़ में प्रदर्शन, गवर्नर हाउस की तरफ बढ़े कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। मणिपुर में आज से बहाल की जाएगी इंटरनेट सेवा। हिंसा की वजह से 3 मई से पूरी तरह से बंद था इंटरनेट, फिलहाल आंशिक तौर पर यह सेवा दी जाएगी। मणिपुर में कुकी समुदाय के बीच पहुंची एबीपी न्यूज की टीम, हिंसा पीड़ित सैकड़ों महिलाओं ने सुनाई आप बीती, कहा त्रासदी से मिलनी चाहिए तुरंत आजादी। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में बात सीमा हैदर के बाद पाकिस्तान पहुंची अंजू की। भारत से पाकिस्तान गई अंजू ने की पाकिस्तान के नसरुल्लाह से शादी। पाकिस्तान की कोर्ट से अंजू और नसरुल्लाह के निकाह के बाद की तस्वीरें भी सामने आई। दोस्त से मिलने पाकिस्तान पहुंची अंजू ने इस्लाम कबूल करने के बाद रचाई शादी। मैरिज के लिए अंजू ने किया धर्म परिवर्तन, भारत की अंजू बनी पाकिस्तान की फातिमा। अंजू और नसरुल्लाह ने पाकिस्तान से जारी किया वेडिंग वीडियो, दोनों के साथ 6 से 7 दोस्त भी नजर आ रहे हैं। अंजू और नसरुल्लाह 2019 में फेसबुक पर बने थे दोस्त। पाकिस्तान जाकर शादी करने वाली अंजू राजस्थान की रहने वाली है। अंजू के परिवार में पति के अलावा 2 बच्चे हैं। बेटी की उम्र 15 साल और बेटे की उम्र 6 साल है। पाकिस्तान के नसरुल्लाह के साथ निकाह करने के बाद भारत की अंजू का बयान, कहा अपनी मर्जी से पाकिस्तान आई, इस्लाम अपनाकर खुश हूं और सुरक्षित हूं। पाकिस्तान में अंजू और नसरुल्लाह की प्रेम कहानी बन रही है मीडिया की सुर्खियां। क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरी पर न्यूज चैनल्स में अंजू को फातिमा दिखाने की मची होड़। पाकिस्तान में ईसाई धर्म छोड़कर शादी रचाने वाली अंजू के ससुराल पर टूटा गमों का पहाड़। ससुराल वाले बोले, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अंजू ऐसा करेगी। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात दरगाह आला हजरत के अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन बोले, अंजू का निकाह जायज है, इस्लाम की नजर से अब पहले पति से तलाक की कोई आवश्यकता नहीं। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में बाढ़ और बारिश से जुड़ी अहम खबरें। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में सुबह से ही हो रही है झमाझम बारिश। जोरदार बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद। यूपी के गाजियाबाद में तेज मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। बाढ़ग्रस्त इलाके में बुरी हालत, जलस्तर तेजी से बढ़ा। यूपी के नोएडा में जोरदार बारिश। लगातार बारिश के बाद नोएडा के कई इलाकों में भारी जलभराव, सड़कों पर भरा पानी। हिंडन नदी की वजह से नोएडा के सेक्टर 143 इलाके में आई बाढ़। सुथियाना गांव का निचला हिस्सा हिंडन नदी के पानी में डूबा। 35 परिवार घर खाली करके सुरक्षित स्थानों पर इन्हें शिफ्ट किया गया। हिंडन नदी के पानी की वजह से खेत पानी में डूबे। खेतों में खड़ी सब्जियां पानी में डूबी। किसानों की मेहनत पर पानी फिरा। नोएडा के इकोटेक इलाके में पानी में डूबे सैकड़ों वाहन। हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने पर वाहन पानी में डूबे। नोएडा में गाड़ियों के पानी में डूबने का वीडियो डूब क्षेत्र के गांव का बताया जा रहा है। एक निजी कैब कंपनी के यार्ड में खड़े वाहन पानी में डूबे। यार्ड में खड़ी गाड़ियां ड्राइवरों को लीज पर दी जाती हैं। कंपनी के लोगों ने समय रहते यार्ड से नहीं निकाली गाड़ियां। पानी भरने से खराब होने के कगार पर सैकड़ों कारें। नोएडा के सुथियाना इलाके में फंसे लोगों को निकालने का काम जारी। लोगों को स्कूलों में किया गया शिफ्ट। आज शाम के बाद पानी कम होने की उम्मीद। दिल्ली के रोहिणी इलाके में सड़क का बहुत बड़ा हिस्सा धंसा। एक बाइक सवार शख्स गड्ढे में गिरा। लोगों की मदद से बाहर निकाला गया शख्स। यूपी के उन्नाव में खतरे के निशान के पार पहुंची गंगा। नदी से लगते इलाके में बाढ़ आई। किसानों के फसलें, घर और सड़कें पानी में बहीं।
यूपी के श्रावस्ती में राप्ती नदी खतरे के निशान से 30 सेंटीमीटर ऊपर। राप्ती नदी के किनारे पर बसे गांव में हाई अलर्ट। बाढ़ की आशंका को लेकर बढ़ी ग्रामीणों की चिंता। मध्य प्रदेश के दमोह में जलाशय फटने से आई बाढ़। आसपास के कई गांव में भरा पानी। प्रशासन ने बाढ़ में फंसे ग्रामीणों को किया सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बाढ़ से हुई बर्बादी। 2000 से ज्यादा परिवार प्रभावित। 1100 घर नष्ट। प्रभावितों को अब तक बांटी गई 6 करोड़ रुपए की राहत राशि। गुजरात के वघई में भारी बारिश के बाद उफान पर आया गिरा झरना। भारी बारिश की वजह से झरने में बढ़ा पानी। झरने ने लिया विकराल रूप। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में घरों को नुकसान पहुंचा। बादल फटने की वजह से कई घर तबाह हुए तो सड़क और पैदल रास्तों को भी नुकसान। केरल के चलाकुड़ी परमिंगकुलम बांध के 2 गेट खोले गए। गेट के दरवाजे खुलते ही फव्वारे की तरह गिरा पानी। डैम से लगते इलाके में प्रशासन ने जारी की चेतावनी। कर्नाटक के कोडगु में हरंगी डैम से छोड़ा गया पानी। इलाके के कई गांव पहले से ही बाढ़ जैसे यहाँ पर हालात। बांध से पानी छोड़ने के बाद अलर्ट पर प्रशासन। तेलंगाना के वारंगल सीपी रंगनाथ ने किया बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा। बाढ़ प्रभावितों की समस्याओं के बारे में बातचीत की। लोगों को मदद का भरोसा दिया। तेलंगाना के निजामाबाद में भारी बारिश से बढ़ी आम लोगों की दिक्कत। शहर के कई इलाके पानी में भरे और आम जनजीवन हो रहा है प्रभावित। दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में इमारत का एक हिस्सा गिरा। मां बेटे सहित 2 लोगों की मौत। मंत्री आतिशी ने की पीड़ित परिवार से मुलाकात। राहत कोष से 20 लाख रुपए की घोषणा। राजस्थान के उदयपुर में बहते पानी में बाइक उतारना महंगा पड़ा। नदी में बहे युवक पुलिया पर फंसे। रेस्क्यू टीम ने क्रेन से निकाला। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से बाढ़ की डराने वाली तस्वीरें आई सामने। आंध्र प्रदेश की सीमा से लगे गांव हुए जलमग्न। खम्मम से आंध्र प्रदेश तक जाने का रास्ता हुआ बंद। स्विट्जरलैंड में तूफान से चारों तरफ तबाही। खिलौने की तरह उड़ती दिखी कुर्सियां। एक व्यक्ति की हुई मौत। फिलीपींस में तूफान के बाद बढ़ी यात्रियों की मुश्किलें। समुद्री यात्रा स्थगित होने की वजह से बंदरगाह पर फंसे यात्री। और चलिए अब 9 सेकंड न्यूज में आपको दिखाते हैं राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें। श्रीनगर के उग्र हो रहा गुर्जर और बकरवालों का विरोध प्रदर्शन। पहाड़ी आरक्षण विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने विधेयक को बताया अवैध और असंवैधानिक। राजस्थान बीज निगम के अध्यक्ष धीरज गुर्जर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गुड़ा के लाल डायरी वाले बयान पर सफाई दी। कहा मुझे लाल डायरी के बारे में नहीं है कोई जानकारी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। कहा कि पिछली सरकार आगरा में औरंगजेब के नाम पर बना रही थी म्यूजियम, मगर भाजपा ने छत्रपति शिवाजी नाम रखा। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने दिया उनकी 2 मांगे मानने का भरोसा। राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के सर्वे पर होगा काम। राजस्थान के पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा का बयान। कहा कांग्रेस मणिपुर के बारे में तो बात करने के लिए बोलती है, लेकिन राजस्थान के मामले पर कांग्रेस के सभी नेता चुप्पी साध लेते हैं। आज भारतीय सेना के पराक्रम, शौर्य और साहस को सलाम करने का दिन। आज देश भर में मनाया जा रहा है विजय दिवस। करगिल युद्ध के वीरों को दी जा रही है श्रद्धांजलि। विजय दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। द्रास में युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। कारगिल दिवस के मौके पर सेना प्रमुख मनोज पांडे भी देंगे श्रद्धांजलि। लद्दाख में कारगिल वॉर मेमोरियल पहुंचे सेना प्रमुख। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। केजरीवाल सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। जनहित के कई मुद्दों को लेकर केजरीवाल सरकार को घेरने की कोशिश। भुवनेश्वर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर सड़क पर उतरे कार्यकर्ता। आज मथुरा दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। कैंसर पीड़ितों के लिए लगाई मशीन का करेंगे उद्घाटन, तो बांके बिहारी मंदिर पहुंचकर करेंगे पूजा अर्चना। केजरीवाल ने लगाया दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखी चिट्ठी। कहा दिल्ली को केंद्रीय करों का वैध हिस्सा क्यों नहीं दिया जाता। मल्लिकार्जुन खड़गे के ट्वीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का पलटवार। कहा कांग्रेस शासित राज्यों में आदिवासियों और अनुसूचित जाति के साथ सबसे बुरा व्यवहार। अंबिकापुर में ईडी के रेड पर मंत्री मोहन मार्कम का बयान। कहा सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। केंद्र पर लगाया गैर बीजेपी राज्यों में सरकारों को बदनाम करने का आरोप।
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने की अगुवाई में प्रदर्शन, राजनांदगांव कलेक्ट्रेट का किया घेराव, सरकार पर वादा खिलाफी का लगाया आरोप। पश्चिमी चंपारण में सांसद संजय जायसवाल का आरोप, सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। हिमाचल सरकार कैबिनेट का बड़ा फैसला, प्रदेश सरकार नौतोड़ जमीन देने की योजना करेगी बहाल, सीमा से सटे लोगों का पलायन रोकने की दिशा में फैसला। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में आपको दिखाते हैं देश से जुड़ी बड़ी खबरें। दिल्ली में आज आईटीपीओ का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। इस मौके पर देश के बड़े उद्योगपति, राजनेता और फिल्मी हस्तियां शामिल होंगी। केजरीवाल और सांसद संजय सिंह के खिलाफ मानहानि मामले पर आज सुनवाई, अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई, रजिस्ट्रार ने लगाया था यूनिवर्सिटी को बदनाम करने का आरोप। दिल्ली 1984 दंगों के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई, सीबीआई ने 20 मई को टाइटलर के खिलाफ दाखिल की थी चार्जशीट। 1 नवंबर 1984 को 3 लोगों की हत्या से जुड़ा मामला। श्री राम मंदिर ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री मोदी को भेजा निमंत्रण, गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता। 15 जनवरी से 24 जनवरी 2024 के बीच कार्यक्रम। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में आज होगी सुनवाई, दोनों पक्षों में बहस होगी। रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही है मामले की सुनवाई। कोयला घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ की आईएएस ऑफिसर रानू साहू को नहीं मिली राहत, रानू साहू अब 4 अगस्त तक जेल में ही रहेंगी। मथुरा में कोर्ट ने नाबालिग बच्ची से दरिंदगी मामले में आरोपी को सुनाई फांसी की सजा, दोषी पर 1,30,000 का भी जुर्माना। 9 साल की बच्ची के साथ रेप के बाद कर दी थी हत्या। नागालैंड के स्थानीय निकाय में 33% महिला आरक्षण लागू न होने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा राज्य की विशेष स्थिति का हवाला देकर केंद्रीय प्रावधान को लागू करने से नहीं बचा जा सकता, केंद्र और राज्य सरकार को लगाई फटकार। और चलिए अब 9 सेकंड न्यूज में आपको दिखाते हैं 2024 के चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरें। कल राजस्थान और 28 जुलाई को गुजरात के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। राजस्थान में कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास, गुजरात में राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। गृह मंत्री अमित शाह का आज मध्य प्रदेश दौरा, बीजेपी कोर कमेटी के साथ करेंगे मीटिंग, चुनाव की तैयारियों को लेकर अहम बैठक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री का दावा, बोले अगर जेडीएस और बीजेपी एक साथ आते हैं तो हम कर्नाटक में कम से कम 15 से 20 लोकसभा सीटें जीतेंगे। और अविश्वास प्रस्ताव संसद में लाने की मांग की है विपक्ष ने, और इसी पर बड़ी अपडेट आपको देंगे हमारी सहयोगी रोमाना। तो संसद में संग्राम है और संग्राम मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा को लेकर आर पार पक्ष विपक्ष में जो छिड़ी हुई है, इसी वजह से संसद का मॉनसून सत्र लगातार धुलता हुआ नजर आ रहा है। और अब विपक्ष की बड़ी तैयारी अविश्वास प्रस्ताव लाने की। इसी पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ कांग्रेस के सांसद हैं प्रमोद तिवारी जी, वो इस वक्त मौजूद हैं। प्रमोद जी, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। सर, पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि अविश्वास प्रस्ताव क्यों? अविश्वास प्रस्ताव भारत के संविधान के अनुसार किसी भी सरकार के पिछले 6 महीने के कार्यकाल का विशेष रूप से और सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां, जो उन्होंने देश के खिलाफ कुछ नीतियां उनकी हो, कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हो इस सरकार में जिसे रोक पाने में असफल हो, उस पर भी चर्चा के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव का एक रॉन्ग नोशन, गलत धारणा बनी हुई है कि किसी सरकार का उसे अपदस्थ करने के लिए, गिराने के लिए ही सिर्फ अविश्वास प्रस्ताव होता है। अविश्वास प्रस्ताव हमारा सरकार के प्रति है, उसकी नीतियों के प्रति है, ये कमियां हैं उसके प्रति है। और भरपूर मौका सरकार को मिलता है, भरपूर मौका सरकार को मिलता है कि आप जवाब दीजिए। इसीलिए महंगाई, बेरोजगारी, जलता हुआ मणिपुर, चीन के सामने आत्मसमर्पण की प्रधानमंत्री की मुद्रा, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, बिजली संकट पूरे देश में छाया है, और चीन के मामले में प्रधानमंत्री जी की खामोशी, और मणिपुर में
जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं बोला सुबह 10 बजे, 10:30 पौने 11 प्रधानमंत्री जी ने अपना मुंह नहीं खोला। एक बात रमाना जी मैं साफ तौर से कह दूं कि जो भारत का संविधान है, आर्टिकल 75 जी, उसमें आप प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद जिम्मेदार होता है सदन के लिए। और प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? सदन की सीढ़ियों पर, सदन के बाहर तो मणिपुर पे मुंह खोल रहे हैं और सदन के अंदर बोलने को नहीं तैयार। ये तो सदन का अपमान है ना, लोकसभा का, राज्यसभा का। हम क्या कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, जो भारत का संविधान आप पर जिम्मेदारी आयत करता है, लगाता है, उसका अनुपालन करिए। आज आप जब बोलेंगे तो पूरा देश उसे ध्यान से सुनेगा। चिंतित हैं हम सब, सिर्फ अब पर सर, मणिपुर इस नहीं पर रहा। सरकार की तरफ क्या से हो तो ये रहा है कहा मिजोरम? जाता है ना कि क्या हो रहा है प्रधानमंत्री नागालैंड नरेंद्र में? मोदी ने अपनी भावनाएं तो बता ही दी हैं कि किस तरीके से उनके मन में पीड़ा भी है और क्रोध भी है। और जो संबंधित मंत्रालय से जुड़े हुए मंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह, इंटरनल सिक्योरिटी का मामला, तो सरकार कह रही है कि साहब वो बयान देंगे इस मामले पर, चर्चा के लिए हम तैयार हैं। और सरकार घेर इसी बात को लेकर रही है विपक्ष को कि दरअसल विपक्ष राजनीति कर रहा है। अब जिस तरीके से आपने कहा कि एक के बाद एक ये तमाम मुद्दे हैं जो आप खामियां यहां पर रख रहे हैं, तो ये तमाम खामियां उजागर करने की कवायद विपक्ष की तरफ से, और क्या साथ साथ ये इंडिया जो गठबंधन है आपका, उसकी ताकत की आजमाइश के तौर पर भी होगा सर, कि अगर वोटिंग होगी तो पता चल जाएगा आपको कि इंडिया में कितना एकजुटता है। रोमाना जी, शायद आप सेक्शन आर्टिकल 75 मैं ठीक से कह नहीं पाया या आप समझ नहीं पाई। मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी सदन के प्रति उत्तरदायी हैं, जिम्मेदारी उनकी सदन के प्रति है। तो क्या किसी डॉक्टर ने उन्हें मना किया है कि आप पार्लियामेंट के अंदर मत बोलिए? पार्लियामेंट इतने दिन चल रही है, एक शब्द बोलते क्यों नहीं है? या प्रतिबंधित है उनका बोलना? जो मंत्री जी हैं विस्तार से वो बात करें, जवाब दें हमारी बातों का। गृह मंत्री जी हैं, वो जवाब देंगे। पर प्रधानमंत्री जी ने जो बात सीढ़ियों पे कही है, वो देश के संसद सदस्यों के बीच में क्यों नहीं कहते? और जहाँ तक इंडिया का सवाल है, इंडिया एक गठबंधन है जो निश्चित रूप से सफल होता दिख रहा है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री को सदन का अपमान बंद करना चाहिए। आप सीढ़ियों पे बोलेंगे, सदन के अंदर नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे आप तो उत्तरदायी हैं उसी के लिए। आर्टिकल 75 आपको जिम्मेदार ठहराता है, आप कैसे उससे भाग सकते हैं? तो इस बात का जवाब देना पड़ेगा रोमाना जी, ऐसे नहीं हो सकता। सर, मुझे नहीं मालूम है आपके ध्यान में आया है या नहीं आया है, सोशल मीडिया पर एक वीडियो है जो बहुत वायरल हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जिसमें 2019 में जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तब की सरकार के लिए, उसमें प्रधानमंत्री का ये बयान कि साहब मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, कामना करता हूं कि आप 2023 में भी इस तरीके का अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। तो अब ये कहा जा रहा है कि साहब कहीं ऐसा ना हो ये विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष की बखिया उधेड़ने का काम करें अपने जवाब से, और कहीं ये ना कह दें कि हम उम्मीद करते हैं कि 2028 में भी विपक्ष इसी तरह हमारी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। प्रमोद जी। रोमाना जी, कौन रोक रहा है प्रधानमंत्री को हमारी बखिया उघेड़े? लेकिन हमको तो अपनी बखिया उघेड़ने का मौका दें। मैं आपको समझा दूं, अविश्वास प्रस्ताव में समय ज़्यादा होता है। जिस नियम में वो चर्चा करने को कह रहे हैं उसमें तो आधे घंटे की चर्चा होती है, आप बढ़ा लीजिए 2.5 घंटे तक ले जाइए, इससे ज़्यादा तो नहीं। और कितने दल हैं सदन में? 39 तो वो दिखा रहे हैं, 26 हम दिखा रहे हैं, कुछ अलग हैं। तो क्या इनमें किसी को 1 मिनट मिले, किसी को आधा सेकंड मिलेगा, किसी को 10 सेकंड मिलेगा? अरे ऐसी क्या बात है कि 4 दिन से सदन नहीं चल रहा है, लोकसभा राज्यसभा? क्यों नहीं एक बार वंस फॉर ऑल मणिपुर की चर्चा हो जाए? उस समय मौका मिलेगा, आप राजस्थान की बात उठा दीजिएगा, वेस्ट बंगाल की बात उठा दीजिएगा, जहां की बात लगे आप उठा दीजिए। तो हमारा तो दामन साफ है, हम तो आपको ललकार रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। 11 बजे मेरा लगा है 267, सरकार स्वीकार कर ले और उस पर चर्चा करा दे। मणिपुर से क्या कमजोरी है आपकी? कहां अंदर आप फंसे हुए हैं कि आप उस पर बात करने को पार्लियामेंट में नहीं तैयार है? वहां हमें संरक्षण है, हम चुन के अगर एमपी आते हैं तो हमें ये अधिकार होता है कि जो बात वहां बोले उस पर हमें एक संवैधानिक संरक्षण मिलता है जी।
और आपको पूरा मौका जितना हमको मिलेगा उतना आपको मिलेगा। आप अपनी बात कह लीजिएगा, हम अपनी बात कह लेंगे। अगर सदन चर्चा के लिए नहीं बना है तो किस लिए बना है? और जब आप चर्चा नहीं कराते तो व्यवधान होता है, और व्यवधान विपक्ष करता था परंपरागत रूप से, मैं उसे सही नहीं मानता। अब तो सत्ता पक्ष कर रहा है तो उसे कैसे सही मान लूं? तो मैं कहना चाहता हूं, क्या मन में चोर है, क्या कमजोरी है, क्या सरकार नहीं चाहती चर्चा हो? तो अविश्वास प्रस्ताव पे आओ, फिर गलतफहमी दूर कर दूं। अविश्वास प्रस्ताव का ये मतलब कतई नहीं होता कि हम सरकार को अपदस्थ कर दें। हाँ, ये जरूर मतलब होता है कि सरकार के कामकाज पे ये सही समय, 6 महीने के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं, 6, 7, 8 महीने, उस समय अगर हम अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाएंगे तो कब लाएंगे? ठीक है सर, बहुत शुक्रिया तो कुल इतनी विस्तार से अपनी नजरिए बात का रखने फर्क के लिए। जी जी सर, बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए विस्तार से। तो सुन रहे थे आप प्रमोद तिवारी को, सांसद कांग्रेस पार्टी के, कह रहे हैं कि साहब और कोई रास्ता नहीं है और हम ललकार रहे हैं सरकार को, चुनौती दे रहे हैं कि चर्चा करे सरकार, अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में विपक्ष। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस लाएगी अविश्वास प्रस्ताव। ये बड़ी जानकारी मिल रही है, बड़ा अपडेट मिल रहा है। थोड़ी देर में नोटिस देगी कांग्रेस, स्पीकर को नोटिस देगी कांग्रेस, ये जानकारी मिल रही है। यानी कि थोड़ी देर में नोटिस कांग्रेस की तरफ से दिया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर स्पीकर को नोटिस देने की तैयारी की है कांग्रेस ने। और ज्यादा जानकारी के लिए आशीष फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। आशीष, क्या अपडेट है इसे लेकर? देखिए आयुषी, अब से करीबन 10 मिनट बाद 9:45 के करीब लोकसभा में नोटिस सर्व किया जाएगा, नोटिस पेश किया जाएगा नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर के विपक्ष की तरफ से, और सदन में कांग्रेस इस मोशन को मूव करेगी। उसके बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि एडमिट करने के लिए जब स्पीकर विल ऑफ द हाउस चाहते हैं तो कितने सांसद खड़े होते हैं। हालांकि विपक्ष के पास पर्याप्त नंबर है मोशन को एडमिट कराने के लिए, और उसको लेकर के फिर चर्चा कब हो पाती है। पिछली दफा हमने देखा था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन नोटिस सरकार के खिलाफ जब विपक्ष ने दिया था 2018 में, तो सरकार बड़े संख्या में सरकार को जीत मिली थी। लेकिन अभी की बड़ी खबर यही है कि तकरीबन 10 मिनट बाद, 9:45 के करीब, ये नोटिस दे दिया जाएगा और उसके बाद हाउस में, लोकसभा में कांग्रेस इसे मूव करेगी। जी, क्या आगे का प्रोसेस रहेगा? आज नोटिस दिया जाएगा कांग्रेस की तरफ से, कब? क्योंकि लगातार मणिपुर को लेकर चर्चा की बात विपक्ष की तरफ से कही जा रही है, कब तक ये प्रस्ताव लाया जा सकता है आशीष? उसके बाद फिर देखिए, इंटायरली स्पीकर पर है। स्पीकर इसके लिए लीव ऑफ द हाउस कब मांगते हैं, स्पीकर अपने बुद्धि विवेक से तय करेंगे। और जब ये एडमिट कर लिया जाता है तो नियम के तहत अगले 10 दिनों के अंदर इस पर चर्चा करानी होती है, मोशन को लेकर के उस पर डिबेट होती है और फिर वोटिंग होता है ये तय करने के लिए कि हाउस का कॉन्फिडेंस मौजूदा सरकार एंजॉय कर रही है कि नहीं कर रही है। ये देखना होगा कि स्पीकर इस बाबत क्या फैसला करते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि तकरीबन 10 मिनट बाद ये नोटिस दिया जाएगा और सदन के अंदर कांग्रेस इसे मूव करेगी। जी, बहुत धन्यवाद आशीष तमाम जानकारी देने के लिए आपका। और चलिए अब बात उस विवाद की जिस पर पूरे देश की निगाहें हैं। हम बात कर रहे हैं ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एएसआई सर्वे की, जिसे लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। और इसी सुनवाई के बाद यह साफ हो जाएगा कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एएसआई सर्वे होगा या नहीं। ज्ञानवापी इलाहाबाद में हाई कोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी, सर्वे होगा कि नहीं, क्योंकि आज शाम 5 बजे तक का ही समय है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई है और आज अगर फैसला आता है तो उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि सर्वे एएसआई टीम की तरफ से किया जाएगा या नहीं। आपको बता दें कि इंतजामिया कमेटी की अर्जी पर यह सुनवाई की जाएगी। मंगलवार को हिंदू मुस्लिम पक्ष में बहस हुई। सुबह 9:30 बजे से हाई कोर्ट आगे की सुनवाई करेगा। एएसआई सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने आज शाम 5 बजे तक रोक लगाई है और आज माना जा रहा है अगर फैसला आएगा तो उसके बाद कहीं ना कहीं डिपेंड रहेगा कि एएसआई सर्वे ज्ञानवापी का होगा कि नहीं। मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर आज सुनवाई होगी हाई कोर्ट में। इधर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शाम 5 बजे तक के लिए सर्वे पर रोक लगाई गई है। तो ज्ञानवापी मामले में आज का दिन काफी अहम, और कुछ ही देर बाद माना जा रहा है कि हाई कोर्ट में जो सुनवाई है वो शुरू होगी। एएसआई सर्वे पर अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अंतरिम रोक लगाई गई है। शाम 5 बजे तक का समय जब तक रोक लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए दो मेरे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अभिषेक उपाध्याय प्रयागराज से संवाददाता सीधा लाइव हमारे साथ हैं और वीरेश पांडे वाराणसी से हमारे साथ सीधा लाइव जुड़े हुए हैं। अभिषेक, कितनी हलचल देखने को मिल रही है प्रयागराज में? आज का दिन काफी अहम और कहीं ना कहीं आज का फैसला निर्भर करेगा कि आगे सर्वे होगा कि नहीं। बिल्कुल आयुषी, बहुत ही अहम दिन है आज का और इसे निर्णायक दिन भी बताया जा रहा है, क्योंकि आज ये तय हो जाना, इसकी उम्मीद जताई जा रही है कि ये तय हो सकता है
कि एएसआई सर्वे को लेकर के क्या कोर्ट का रुख रहेगा। और देखिए, अगर कोर्ट ने इसके पक्ष में फैसला दिया तो इसका सीधा सा असर हमको जहां पर वीरेश हैं वाराणसी वहां दिखाई पड़ेगा। और मैं एक बात आपको अहम बात ये बताऊं कि वहां पर बाकायदा जो कल दलीलें दी गई हैं उन दलीलों में मुस्लिम पक्ष की ओर से ये कहा गया है कि अगर ऐसा कुछ होता है, अगर ऐसा फैसला कोर्ट देता है तो फिर उसका रिएक्शन ये होगा कि उसके चलते पूरे देश में उथल-पुथल जाएगी। और हमारे साथ देखिए हमारे सहयोगी मोइन खान मौजूद हैं, उनसे हम ये अहम जानकारी ले लेते हैं। मोइन जी, मुझे बताइए कि अभी की स्टेटस क्या है? दोनों पक्ष के पैरोकार आ चुके हैं क्या? सुनवाई कब तक शुरू हो जाएगी? देखिए, थोड़ी देर में सुनवाई शुरू होगी। हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, दोनों पक्षों के वकील जो है वो कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल हैं, केंद्र सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी कोर्ट रूम में मौजूद हैं। हालांकि इस पूरे मामले में केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो पक्षकार नहीं है, लेकिन चूंकि बेहद संवेदनशील मामला है इसलिए कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर क्या कुछ फैसला आता है उसके बाद किस तरीके से इंप्लीमेंट कराना है, इस वजह से केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के वकील भी कोर्ट रूम में बहुत अहम जानकारी मोइन खान दे रहे हैं कि केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के जो एडवोकेट हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं। ये बताता है कि ये सुनवाई कितनी अहम है। एक बात मैं और आपसे समझ लूं, 5 बजे तक का टाइम है मोइन जी, यहां पर इस सुनवाई को जो स्टे है, क्या आपको लग रहा है कि संकेत क्या बता रहे हैं, वकील क्या बता रहे हैं, क्या ये और खिंच सकता है मामला? देखिए, ये मामला तो लंबा खींचेगा, आज एक दिन में डिसाइड नहीं होना है, लेकिन प्राइमरी स्टेज पर कि वो सर्वे आगे कंटिन्यू रहेगा या कि वो जो है वो स्टे जो है वो खत्म हो जाएगा। आज जो है वो सुनवाई पूरी हो जाएगी और उम्मीद है कि घंटे 2 घंटे के बाद जजमेंट रिजर्व करेंगे और घंटे 2 घंटे के बाद यानी शाम 5 बजे से पहले उस पर फैसला आ जाएगा कि सर्वे कंटिन्यू रहेगा। निगाहें भी उसी पे सबकी निगाहें? बिल्कुल, अकेले इलाहाबाद हाई कोर्ट नहीं बल्कि पूरे देश की निगाहें इस पर लगी हुई हैं कि आखिरकार अदालत का फैसला आज क्या आता है, सर्वे आगे जारी रहेगा या सर्वे पर क्या? आयुषी, मोइन जी ने सबसे अहम जानकारी जो दी है वो यही है और यही सच्चाई है कि सर्वे को लेकर के क्या हाईकोर्ट का रुख है वो सामने आ जाएगा और पूरे देश की निगाहें इसी पर लगी हुई हैं। कुछ ही देर में ये जो प्रक्रिया है ये आरंभ होने वाली है। जी ठीक है, ठीक है अभिषेक, आप बने रहिए हमारे साथ। तो ये बड़ी जानकारी दे रहे थे अभिषेक की थोड़ी देर बाद जो मामले की सुनवाई है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें कि खबर ये भी है कि हिंदू पक्ष अब जन जागरण अभियान चलाएगा। अयोध्या राम मंदिर जैसा आंदोलन चलाने की तैयारी में हिंदू पक्ष है। 30 जुलाई से अभियान की शुरुआत होगी और बीती रात काशी में इसे लेकर हिंदू पक्ष की बड़ी बैठक भी हुई है। आज भी एक बैठक संभवित मानी जा रही है और बड़ी जानकारी ये मिल रही है और तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। मोइन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं अभिषेक के साथ। और इससे पहले वीरेश जी का रुख करूंगी, उनसे अपडेट लेते हैं। एक तरफ तो वीरेश जी, मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर आज सुनवाई होनी है, बड़ा फैसला आना है, लेकिन दूसरी तरफ अब हिंदू पक्ष भी तैयारी कर रहा है। जन जागरण अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है हिंदू पक्ष की तरफ से। देखिए, उधर जहां कोर्ट कचहरी सुनवाई सर्वे दलील दिए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वाराणसी में जहां मैं मौजूद हूं, ये ज्ञानवापी मस्जिद मेरे पीछे आप देख रहे हैं। जो हिंदू पक्ष है उसने अपनी कमर कस ली है और उसने ये तय कर लिया है कि अयोध्या राम मंदिर जैसा आंदोलन चलाया जाएगा। 30 जुलाई से इस अभियान की शुरुआत होगी, जन जागरण अभियान होगा। जेम्स प्रिंसेप जो पूर्व अंग्रेजों के जमाने के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उनके नक्शे को आधार बनाकर हिंदू पक्ष द्वारा तैयार किया गया आदि विश्वेश्वर मंदिर के मॉडल के साथ साथ हिंदू पक्ष पिछले सर्वे में मिले हिंदू धर्म के प्रतीकों, फोटो, नक्शों के साथ साथ जनता के बीच जाएगा। बीती रात काशी में इसे लेकर हिंदू पक्ष ने एक बड़ी बैठक की है और आज भी ये बैठक संभावित है। हिंदू पक्ष के लोगों से जब हमारी बात हो रही थी, उनका कहना था कोर्ट कचहरी सर्वे सब कुछ होता रहे, लेकिन ज्ञानवापी जो मस्जिद है इसके आंदोलन को जन जन तक, तृणमूल तक और गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये केवल हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष का मुद्दा न रह जाए, बल्कि अयोध्या मंदिर के आंदोलन जैसा ये जन आंदोलन बन जाए। जनता के बीच जाएंगे, पूर्वांचल में जाएंगे, पश्चिमांचल में जाएंगे, बुंदेलखंड में जाएंगे, अवध में जाएंगे, उत्तर प्रदेश में जाएंगे, यही नहीं कश्मीर से कन्याकुमारी तक ज्ञानवापी के इस मस्जिद के को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे, हिंदुओं के बीच जाएंगे। इसे लेकर कल बहुत ही गर्मा गर्म बड़ी बैठक काशी में, वाराणसी में हुई, जिसमें हिंदू पक्षकार मौजूद थे, हिंदू पक्ष के वकील भी थे। सोहन लाल आर्या के
ठीक है आपके पास लौटूंगी वीरेश जी। इस बीच एक बड़ी अपडेट दे दें कि सुनवाई शुरू हो गई है ज्ञान वापी मामले में। हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। ये बड़ा अपडेट, जहां एक तरफ हलचल दिखाई दे रही है वाराणसी से लेकर प्रयागराज में, तो वहीं अपडेट ये मिल रहा है कि ज्ञान वापी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। अभिषेक वहां से हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार अपडेट वहां से दे रहे हैं। अभिषेक, क्या अपडेट? बिल्कुल आयुषी, सुनवाई शुरू हो गई और जो हम कल से कर रहे हैं बहुत ही अर्जेंसी के नोट पर सुना जा रहा है इसको। मोइन जी हमारे साथ में है। ये कल से लगातार हो रहा है कि बहुत ही अर्जेंसी के नोट पर सुना जा रहा है। सुनवाई शुरू हो गई है और अभी आपके पास क्या, आपको लगातार वहां से इनपुट मिल रहे हैं, अभी क्या आपके पास इंफॉर्मेशन आई है, किस तरह की प्रक्रिया अभी वहां पर चल रही है? जी बिल्कुल, 5 मिनट पहले चीफ जस्टिस कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हो चुकी है। जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक मुस्लिम पक्ष जो है इस वक्त अपनी दलीलें पेश कर रहा है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से एक बार फिर से वही बात कही जा रही है, डिस्ट्रिक्ट जज का जो फैसला था 21 जुलाई का, जिसमें सर्वे का आदेश दिया गया, तो उस फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं। 2 बड़ी दलीलें दी जा रही हैं। पहली दलील यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 20 मई को जो ऑर्डर दिया था उसमें डिस्ट्रिक्ट जज को सिर्फ ऑर्डर 7 रूल 11 यानी जो राखी सिंह समेत 5 महिलाओं की याचिका थी उस वाद की पोषणीयता पर जो है पोषणीयता तय करने के लिए कहा था, किसी तरीके का आदेश नहीं दे सकते थे। इस तरीके की दलील मुस्लिम पक्ष की तरफ से दी गई है। दूसरी दलील यह दी गई है कि जो एएसआई की तेजी थी उस पर सवाल उठाए गए हैं। कहा यह गया है कि एएसआई इस पूरे मामले में पार्टी नहीं थी। 21 जुलाई की शाम को क्या कहते हैं आदेश आता है डिस्ट्रिक्ट जज का और 23 जुलाई को यानी 36 घंटे के अंदर जो है एएसआई की टीम देश भर से अपने विशेषज्ञों को इकट्ठा कर वाराणसी ज्ञान वापी परिसर पहुंच जाती, वहां अधिकारियों के साथ मीटिंग करती है। मोटिव पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि जो मोटिव है उसमें कुछ, और उनका यह कहना है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज का फैसला था वो फैसला बायज था, हम उससे असहमत हैं, उस फैसले को रद्द किया जाए और जब तक मामले का अंतिम फैसला नहीं आता है तब तक उस आदेश को स्टे कर दिया जाए, यानी सर्वे को। जो इंतजामिया कमेटी अपनी दलीलें भी रख रही है, इंतजामिया कमेटी। जी बिल्कुल, लेकिन बीच बीच में जो हिंदू पक्ष के वकील हैं, खासकर हिंदू पक्ष की तरफ से जो विष्णु शंकर जैन हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, दिल्ली से आए हुए हैं, वो बार बार हर पॉइंट पर विरोध कर रहे हैं, एतराज जता रहे हैं, हर उस पर आर्ग्यू कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि इसी तरीके से जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से एक दलील ये दी जा रही है कि जब सर्वे होगा तो खुदाई भी होगी और जो परिसर है उसको नुकसान हो सकता है। लेकिन इसी तरीके का सर्वे राम जन्मभूमि यानी अयोध्या में हुआ था, लगभग सालों तक बहुत सारी चीजें हैं जो दोनों पक्षों की तरफ से रखी जा रही है और इस वक्त ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि जो कार्रवाई है, जो सुनवाई है वो शुरू हो चुकी है। लगातार आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।